तो हेलो गाइस, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। और आज है हमारा हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है द अर्ली नेशनलिस्ट एंड द असर्टिव नेशनलिस्ट। पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था बेटा कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, इंडिया में आने के बाद कैसे उन्होंने अपना टेरिटरी वगैरह एक्सपेंड किया और उसके बाद कैसे कैसे उन्होंने एक टाइप से पूरे इंडिया को अपने कब्जे में ले लिया। लास्ट हमने पढ़ा था कि क्या हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी हमारी फॉर्म हो गई थी, ठीक है। तो आज बात करते हैं हम लोग द अर्ली नेशनलिस्ट एंड असर्टिव नेशनलिस्ट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले आया द अर्ली नेशनलिस्ट, जिन्हें क्या बोला जाता था, मॉडरेट्स भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था अर्ली नेशनलिस्ट को? मॉडरेट्स भी बोला जाता था, ठीक है। इन द ईयर फ्रॉम 1885 टू 1905। अब जो कांग्रेस फॉर्म हुई थी हमारी बेटा, वो हुई थी 1885 में, ठीक है। द कांग्रेस वाज लेड बाय अ ग्रुप ऑफ लीडर हु वर कॉल्ड अर्ली नेशनलिस्ट, ठीक है, और मॉडरेट। जो हमारे पहले लीडर्स बने थे कांग्रेस के फर्स्ट फेज के, उन्हें बोला गया अर्ली नेशनलिस्ट और मॉडरेट्स भी बोला गया, ठीक है। द मॉडरेट वर ड्रॉन फ्रॉम द एजुकेटेड मिडिल क्लास कंसिस्टिंग ऑफ प्रोफेशनल्स लाइक लॉयर्स, बैरिस्टर, टीचर्स एंड ऑफिशियल। अब जो हमारे पहले लीडर्स थे जो कि 1885 से लेकर चुने गए थे, उनमें कौन कौन आते थे बेटा? उनके अंदर एजुकेटेड मैन्स वगैरह थे सारे, जैसे कि आपके लॉयर हो गए, बैरिस्टर हो गए, टीचर हो गए और बिजनेसमैन वगैरह उनके अंदर इंक्लूड थे, जो आपके मॉडरेट्स के लीडर्स थे, ठीक है। द मॉडरेट और द अर्ली नेशनलिस्ट वर इंक्लूड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री। अब देखो, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी पहले के टाइम पे बहुत सारी क्या बनी, बहुत सारी पार्टीज वगैरह बनी, लेकिन क्या था कि हमारी पूरे भारत की कोई भी एक पार्टी नहीं थी जहां पे सारे लोग एकजुट होकर क्या कर सके, एक ऑर्गेनाइजेशन बना सके या मूवमेंट चला सके। अब क्या होता था, किसी भी एरिया से क्या उठते थे, रिवोल्ट वगैरह उठता था, लेकिन ब्रिटिशर्स क्या करते थे, एक जगह मार पीट के या जेल में डालकर खत्म करवा देते थे। तो इसलिए हमें पूरे एक इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी, जिसे क्या बोला गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी बनाई गई। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो पहले लीडर्स थे 1885 से लेकर 1905 तक, इन्हें बोला गया मॉडरेट्स। क्या बोला गया? मॉडरेट्स बोला गया। और इसके अंदर कौन कौन आता था बेटे? एजुकेटेड मिडिल क्लास, ठीक है, जैसे आपके लॉयर हो गए, बैरिस्टर हो गए, टीचर हो गए, बिजनेसमैन वगैरह, ये सब उनके अंदर इंक्लूड थे, ठीक है। अब द मॉडरेट और द अर्ली नेशनलिस्ट वर इंक्लूड फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया। मतलब क्या कह रहा है कि पूरी इंडिया से जितने भी ये लोग थे ये इंक्लूड हुए। अब उमेश चंद्र बैनर्जी, राज बिहारी घोषे, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी फ्रॉम बंगाल, पंडित मदन मोहन मालवीय फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड सम अदर मॉडरेट वर फ्रॉम महाराष्ट्र एंड गुजरात लाइक दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, जस्टिस रानाडे, फिरोज शाह मेहता। अब बेटा ये जो थे हमारे अर्ली नेशनलिस्ट के इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, ठीक है। कौन थे ये सब? अर्ली नेशनलिस्ट के इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, क्योंकि एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई जो कांग्रेस का फर्स्ट फेज था 1885 में जब फॉर्म हुई थी, तो कौन कौन जो थे मेन लीडर्स थे। तो ये सब आपके उस फेज के मेन लीडर्स थे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बच्चे, बिलीफ ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट। अब इनकी बिलीफ क्या क्या थी? सबसे पहली चीज हमें ये पता होनी चाहिए, The early nationalist leader believed in moderate politics and in loyalty to the British crown। मतलब ये थे एक टाइप से ब्रिटिशर्स के साथ ये लोग बहुत ही ज्यादा लॉयल थे। ये सोचते थे कि ब्रिटिशर जो कर रहे हैं हमारे लिए सही कर रहे हैं और हमें उनसे लॉयल रहना चाहिए, ठीक है। They asked for any constitutional and other reform within the framework of the British rule as they had faith in the British sense of justice and fair play। अब बेटा अगर इन्हें कोई चीज इंडिया में करवानी होती थी या कुछ भी चीज होना होता था, तो ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से चलते थे और ये सोचते थे कि ये जो ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस है ये हमारे लिए बिल्कुल फेयर है, कि ब्रिटिश मतलब जैसे अपने लोगों के साथ क्या करते हैं, फैसला करते हैं, वैसे ही हमारे साथ भी फैसला करेंगे, ठीक है। उसके बाद देयर डिमांड वर मॉडरेट इन नेचर। उनकी डिमांड भी बेटा मॉडरेट थी, ठीक है। दे थॉट दैट इंग्लिश मैन आर विलिंग टू पुट इंडिया ऑन द पाथ ऑफ डेमोक्रेसी एंड सेल्फ गवर्नमेंट। मतलब क्या है कि जो ये ब्रिटिशर्स हैं ये इंडिया को डेमोक्रेसी के रास्ते पर लेकर आएंगे और सेल्फ गवर्नेंस के रास्ते पर लेकर आएंगे। ये चाहते थे कि इंडिया की खुद की एक सेल्फ गवर्नमेंट हो, लेकिन जो मेन उनका जो राज हो वो ब्रिटिशर्स का ही रहे, ठीक है। उसके बाद दे प्रेज ब्रिटिश फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब वो इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत अच्छा मानते थे कि अगर ये लोग हमें एजुकेशन देंगे तो हम भी इंग्लिश बोलेंगे, ठीक है। तो वो क्या करते थे, दे प्रेज ब्रिटिशर्स फॉर देयर लैंग्वेज एंड द मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये इनके बिलीफ थे कि अगर हम लोगों को ये सब मिलेगा तो हम लोग भी आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे उनके, कि उनका मेन मोटिव क्या था। ठीक है, उनका मेन मोटिव क्या था बच्चे, सबसे पहले द मॉडरेट वांटेड अ लार्ज शेयर इन द गवर्नमेंट ऑफ देयर कंट्री, कि भाई जाहिर सी बात है लार्ज शेयर ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया के लिए हर चीज करता कौन था, ब्रिटिश सरकार करती थी। कौन सा लॉ लाना है, कौन सा नियम लाना है, कौन सी स्कीम लानी है, सब चीजें कौन डिसाइड करता था उस टाइम पे, ब्रिटिशर्स करते थे। तो इन्हें पहला जो इनका कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड था बेटा वो ये था कि इन्हें लार्ज शेयर इन द गवर्नमेंट, क्योंकि भाई इंडिया को क्या चाहिए वो इंडिया के लोगों को तो पता होगा, आपके घर में किस चीज की जरूरत है वो आपको पता होगा, है ना। तो अब ब्रिटिशर्स को ये नहीं पता था कि भाई जाहिर सी बात है अब इंडिया में कौन रहता है, इंडियंस रहते हैं, और लेकिन डिसाइड कौन कर रहा है रूल्स वगैरह, ब्रिटिशर्स। तो वो कैसे चलेगा, तो बेटा वो क्या था कि भाई हमें जो है एक लार्ज शेयर दिया जाए गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। They believe that eventually India should go more toward democratic self-government, moderate demand the expansion of the legislative council। मतलब साथ साथ क्या कह रहा है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी इन्हें क्या चाहिए थी, बढ़ोतरी चाहिए थी, कि वहां पे और लोग इंडियंस बढ़ाए जाए। एंड लेजिस्लेटिव असेंबली बोथ एट द सेंटर एंड इन प्रोविंस, मतलब कि जो आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल और असेंबली है वो सेंटर में भी होना चाहिए और प्रोविंस में भी। ठीक है, तो ये थी इनके कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स थी। नेक्स्ट आती है आपकी इकोनॉमिक डिमांड, क्या थी, किससे, इकोनॉमी से रिलेटेड। ठीक है, द मॉडरेट ऑल्सो वांटेड अ रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू। अब देखो बेटा जितने भी आपके ब्रिटिशर्स नए नए तरीके निकाल कर लाते थे कि कैसे एक टाइप को इंडिया को पूरा एक टाइप से क्या करा जाए, खाली करा जाए। ठीक है, तो उनके जो लैंड रेवेन्यू टैक्स वगैरह थे वो बहुत ज़्यादा थे, जिसके कारण क्या होता था कि अगर कोई सपोज कोई बाढ़ वगैरह आ गई या सूखा वगैरह पड़ गया, अगर उनकी फसल नहीं भी उख रही है तो उन्हें क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्या कह रहे थे बेटे, द मॉडरेट ऑल्सो वांट अ रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू, कि ये जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है इसे थोड़ा सा कम करना चाहिए। एंड प्रोटेक्शन ऑफ पीजेंट अगेंस्ट द अनजस्ट डिमांड ऑफ द जमींदार। भाई जाहिर सी बात है एक पीजेंट है, ठीक है, एक पीजेंट है, अब एक जमींदार है, तो जितना भी ये उगाएगा पीजेंट उससे आधा कौन ले जाएगा, जमींदार ले जाएगा। ठीक है, जो उस पे आधा बचेगा उससे टैक्स कौन पे करेगा, ब्रिटिशर्स लेंगे। ठीक है, और बाकी जो उसके 20-30 रुपए बचेंगे उससे उसे पूरे साल के लिए बीज भी लेकर आना है, अपने घर का भी देखना है, हर चीज उसे किससे देखनी है, उन 20-30 रुपए में से ही देखनी है। मतलब 100 रुपए में से अगर मान ले हम लोग 50 रुपए कौन लेगा, जमींदार लेगा। ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, तो कौन लेगा बेटा, जमींदार ही लेगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्या कह रहा है, अगर बाकी जब उसमें से बचेगा तो वो 20-30 वो टैक्स के दे देगा, और बाकी जितना उसमें से बचेगा फिर वो क्या करेगा, अपना घर वगैरह चलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बेटे दूसरी डिमांड क्या क्या थी इकोनॉमी से रिलेटेड, की रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू एंड प्रोटेक्शन ऑफ पीजेंट अगेंस्ट द अनजस्ट डिमांड ऑफ द जमींदार। दे डिमांडेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ बाय द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेड। ठीक है, भाई जाहिर सी बात है उन्होंने क्या मांगा कि भाई आपको बैंकिंग वगैरह में इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए पैसा वगैरह फंड वगैरह कौन प्रोवाइड करता है आज के टाइम पे, हमें बैंक प्रोवाइड करता है। तो बैंकिंग इंडस्ट्रियल बैंकिंग वगैरह की सुविधाएं थोड़ी ज्यादा बढ़नी चाहिए, जिससे कि लोग क्या कर सकते हैं, एक टाइप से कर्जा वगैरह लेकर, लोन वगैरह लेकर अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? यस सर। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग बच्चे एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चाहिए था उन्हें। तो सबसे पहले द मॉडरेट डिमांडेड फॉर द इंडियनेशन ऑफ सर्विसेज थ्रू साइमल्टेनियसली इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। अब देखो इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो होता था बेटा, ICS का एग्जाम जो होता था वो पहले के टाइम पे खाली इंग्लैंड में होता था। ठीक है, तो ये मॉडरेट्स की डिमांड क्या थी कि वो 2 जगह होना चाहिए। ठीक है, इंडिया का भी कहाँ होता था, लंदन में होता था, तो वो 2 जगह होनी चाहिए, कहाँ पे, लंदन में भी होना चाहिए और साथ में इंडिया में भी होना चाहिए। ठीक है, इंग्लैंड एंड लंदन। दे वांटेड टू रिपेल द आर्म्स एक्ट। भाई आर्म्स एक्ट क्या है, ताकि भाई इंडियंस वगैरह को गन्स वगैरह नहीं देनी चाहिए, क्यों, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, आर्म्स एक्ट लेकर आए। एंड द लाइसेंस एक्ट ऑल्सो वांटेड टू स्प्रेड प्राइमरली एजुकेशन अमंग द मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, कि भाई इंडिया को ज्यादातर प्राइमरी, मतलब इतना तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, मतलब जो प्राइमरी एजुकेशन है वो हर इंडियन को देनी चाहिए। ठीक है, दे डिमांडेड फॉर द कंप्लीट सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। मतलब पहले के टाइम पे क्या था, एग्जीक्यूटिव, आज के टाइम पे जो इंडिया है उसके 3 ऑर्गन है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। ठीक है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों साथ मिलकर काम करते हैं और जुडिशरी इंडिपेंडेंट बॉडी है। अब उस टाइम पे क्या था, एक ही बॉडी थी, तो उन्होंने इस चीज की सेपरेशन की भी डिमांड करी थी।
ठीक है, कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी क्या हो सके, सेपरेट हो सके। वाइडर एम्प्लॉयमेंट फॉर इंडिया इन हायर रैंक्स। अब देखो जितने भी आपके कितना भी अच्छा कोई पढ़ाई कर ले या कितने भी अच्छा कोई किसी भी चीज में हो, लेकिन उन्हें खाली छोटी ही पोस्ट दी जाती थी। तो दूसरा क्या कह रहा है बेटे कि वाइडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिया इन हायर रैंक्स, मतलब हायर रैंक पे जाए नहीं जाते। अगर किसी को मतलब लाइक फौज वगैरह में जाना है, पुलिस वगैरह में जाना है, तो उसे एक टाइप से हवलदार तक की ही पोस्ट इंडियंस के लिए अवेलेबल थी, चाहे वो कितना ही अच्छा हो। ठीक है, एंड ऑल्सो वांटेड टू ग्रेजुअली मूव टुवर्ड डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि इंडिया में एक टाइप से हम लोग की सेल्फ गवर्नमेंट भी होनी चाहिए। अब अदर डिमांड उनकी क्या क्या थी बच्चे? मॉडरेट डिमांडेड द इंडस्ट्रियल ग्रोथ थ्रू ट्रेड प्रोटेक्शन। ठीक है भाई, ट्रेड प्रोटेक्शन का क्या मतलब आ रहा है कि एक टाइप से जितना भी वो लोग करते थे वहां से लेकर यहाँ पे हाई कॉस्ट में बेचते थे। ठीक है, यहाँ से सस्ते में चीज ले जाके वहां पे हाई कॉस्ट में बेचते थे। तो एक टाइप से ट्रेड प्रोटेक्शन मतलब इंडिया की चीज तो कम से कम इंडिया में बेचो भाई, यहाँ की चीज वहां ले जाके। कभी कभार ऐसा होता था कि यहाँ की जो चीजें हैं वहां लेकर नहीं आते थे, बैन कर दी कि इंडियन चीज आर नॉट अलाउड। ठीक है, तो क्या कह रहा है बच्चे? मॉडरेट डिमांड द इंडस्ट्रियल ग्रोथ थ्रू ट्रेड प्रोटेक्शन, इट मीन दैट अ हैवी टैक्स शुड बी इम्पोज्ड। भाई अगर आपको कोई चीज बेचना है, सपोज आपने एक कपड़ा बनाया, क्या बनाया, कोई भी चीज बनाई, कोट पैंट बनाया, ठीक है, इसमें से अगर आप इसे बेच रहे हो 100 रुपया, कितने रुपए का? ठीक है, पहले के टाइम पे इंडिया में इतनी इंडस्ट्री वगैरह तो नहीं थी। ठीक है, एक कपड़ा है, एक बन रहा है मशीन से और एक बन रहा है हैंडीक्राफ्ट, मतलब हाथ से बन रहा है। ठीक है, अब भाई अगर ये हाथ से बना रहा है तो ये एक ही कपड़ा बन रहा है और ये इसकी कॉस्ट भी महंगी होगी क्योंकि पूरी मेहनत लगी है। ये मशीन से एक दिन में कितने बन रहे हैं? 10 कपड़े बन रहे हैं। तो कौन सा सस्ता रहेगा और कौन सा महंगा रहेगा? ठीक है भाई, हैंडीक्राफ्ट जो रहेगा वो महंगा रहेगा क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। तो अब हर कोई तो इसे अफोर्ड नहीं कर पाएगा, हर कोई किसकी तरफ जाएगा? अब जो सस्ता वाला है। तो ऐसे करके एक टाइप से इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल उन्होंने क्या करा, हमारे एक टाइप से पूरा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की रेड मार दी। तो इट मीन दैट द हैवी टैक्स शुड बी इम्पोज्ड ऑन इंपोर्टेड गुड एंड द गवर्नमेंट शुड गिव आउट लोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आयरन, कोल, पेपर एंड शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया। क्या कह रहा है बेटे? मॉडरेट की जो सिंपल डिमांड थी क्या थी कि एक टाइप से इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो इंडिया में भी। ठीक है, इंडिया भी थोड़ा क्या बढ़े, डेवलप करे, और जितने भी हैवी टैक्स वगैरह हैं उसे थोड़ा क्या कर दिया है, कम कर दिया जाए, इम्पोज किया जाए। ठीक है, और गवर्नमेंट शुड गिव आउट लोन, ताकि अगर किसी को कुछ करना है, किसी को फैक्ट्री वगैरह बनानी है तो उसके लिए लोन्स वगैरह इजिली प्रोवाइड किए जाए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है बेटा क्रिटिसिज्म ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट। अब देखो क्या था, द मॉडरेट फेल टू ड्रॉ द मैक्सिमम पीपल इनटू द मेन स्ट्रीम ऑफ द नेशनल मूवमेंट। मतलब एक टाइप से बोला जाता है ना कि लोगों के दिल में ये नेशनल मूवमेंट जगाने में नाकामयाब रही। ठीक है, एक टाइप से इन्होंने इतना नेशनलिज्म ये लोग नहीं फैला पाए। देयर फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस वाज वेरी लिमिटेड, मतलब बहुत ही लिमिटेड लोगों तक इनका आइडियाज वगैरह पहुंचे। ठीक है, अर्बन एजुकेशन इंडियंस, देयर लीडरशिप वाज कन्फाइंड बाय द पर्टिकुलर प्रोफेशनल। अब देखो क्यों भी था, क्योंकि ज्यादातर इसके अंदर कौन थे? लॉयर्स थे, डॉक्टर्स थे, जर्नलिस्ट थे, टीचर्स थे और एक्सेट्रा, ये सब लोग थे इसके अंदर। तो जाहिर ज्यादा जो थे ये लोग एक टाइप से मेन स्ट्रीम में, मतलब नेशनल मूवमेंट की मेन धारा में लोगों को नहीं अट्रैक्ट कर पाए थे। लोगों के दिल में एक टाइप से नेशनल मूवमेंट के लिए फीलिंग वगैरह नहीं जगा पाए। ठीक है, अब इनके मेथड क्या क्या थे भाई स्ट्रगल करने के? ठीक है, मेथड की अगर हम बात करें, सबसे पहला रिलाइंग ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल पीसफुल मेथड। ये कैसा मेथड अपनाते थे? पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड अपनाते थे। मतलब एक टाइप से पीस वगैरह लेकर चलना, लड़ाई दंगा बिल्कुल नहीं करना, जो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह से बिल्कुल चलते थे, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलते थे। एंड अवॉइडिंग वायलेंस, ठीक है भाई, मार पिटाई नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल ही पीसफुल मेथड से। एंड कॉन्फर्मेशन, द अर्ली नेशनलिस्ट मेड गुड यूज ऑफ द 3 P's। ये 3 P का यूज करते थे, पिटिशन, प्रेयर और प्रोटेस्ट। या तो ये प्रोटेस्ट करेंगे या पिटिशन करेंगे, चिट्ठियां वगैरह लिखेंगे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को, सरकार को, या फिर प्रे वगैरह करेंगे, या फिर प्रोटेस्ट वगैरह कैसे, मतलब एक टाइप से क्या बनाते हैं, पैम्पलेट वगैरह बनाकर उनके लिए कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इस हिसाब से चलते थे ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। ठीक है, तो ये इनका पहला हो गया मेथड।
नेक्स्ट चलते हैं बेटा, अर्ली नेशनलिस्ट अराउट द फीलिंग ऑफ वन नेशन एंड दे ट्रेन पीपल इन पॉलिटिक्स बाय पॉपुलराइजिंग द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, सिविल लिबर्टीज, सेकुलरिज्म, नेशनलिज्म एक्सेट्रा। अब बेटा क्या कह रहा है कि इन्होंने एक चीज ये थी कि इनका एक मेथड ये भी था, ये लोगों को जागरूक करते थे, किसके लिए, नेशन के लिए, ठीक है। इन्होंने अपने जो पॉलिटिक्स के आइडियाज वगैरह थे कि डेमोक्रेसी क्या होती है, सिविल लिबर्टीज, सेकुलरिज्म वगैरह, नेशनलिज्म वगैरह, ये सब चीजें इन्होंने फैलाई लोगों के अंदर, लेकिन इतने लोगों को वो अट्रैक्ट नहीं कर पाए, ठीक है। अब रिफॉर्म्स वर लेड बाय द एफर्ट्स ऑफ, कुछ ना कुछ तो इनके एफर्ट्स से हुआ होगा, उनके बारे में जानते हैं। इन 1886 द पब्लिक सर्विस कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश, इन्हीं के कारण क्या हुआ, पब्लिक सर्विस कमीशन को अपॉइंट किया गया, जिसमें अ रिजोल्यूशन वाज पास्ड बाय द हाउस ऑफ कॉमन्स इन 1893 फॉर साइमल्टेनियसली एग्जामिनेशन इन द लंदन एंड, इन्हीं के कारण क्या हो सका बेटे कि दो जगह एग्जाम हो लगा, जो आईसीएस का एग्जामिनेशन था वो कितनी जगह होने लगा, दो जगह होने लगा, ठीक है। इन 1895 द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड द वैली कमीशन इन इंडियन एक्सपेंडिचर अंडर सर रेजिनाल्ड एर्ली वैली, मतलब एक टाइप से इंडियन एक्सपेंडिचर के वगैरह के लिए बैठक वगैरह भी बिठाई। इन 1892 द इंडियन काउंसिल एक्ट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिशर, मतलब इंडियन काउंसिल एक्ट वगैरह भी पास किए गए, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, इनके रिफॉर्म्स वगैरह हमने पढ़ लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं जरा, ठीक है। अब कांग्रेस जो एक टाइप से ब्रिटिशर्स का क्या इसका वो रहा, ठीक है, ब्रिटिशर्स का क्या वो रहा ऑफिशियल एटीट्यूड टुवर्ड्स द कांग्रेस, ब्रिटिशर्स ने इनके खिलाफ क्या किया, मतलब कैसे रहा उनका व्यवहार, किसका, ब्रिटिशर्स का कांग्रेस के खिलाफ। अब तो इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द कांग्रेस ब्रिटिश गवर्नमेंट फेवर्ड द कांग्रेस, अब देखो जब स्टार्टिंग हुई थी इस चीज की, ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को फेवर किया था, क्यों फेवर किया था पता है किसी को, ताकि वो उनकी बातें समझ पाए। हाँ देखो, ब्रिटिश सरकार ने इसलिए फेवर किया था कांग्रेस को क्योंकि लाइक इंडियंस जो थे उनकी बातें एकदम से नहीं माना करते थे, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए था कि कोई उन्हें ऐसा मिल जाए, अगर इंडियंस ही हो तो अगर इंडियन को समझाएगा तो ज्यादा जल्दी समझ आएगा, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने इसलिए साथ दिया था बेटा कांग्रेस को बनने के लिए, ताकि एक टाइप से कांग्रेस हमारे हित में काम करेगी, जो हम बोलेंगे वो यही करेंगे। लेकिन आगे जाकर क्या हुआ, जब उन्होंने अपनी मांगना स्टार्ट किया तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उस चीज को डिनाई कर दिया। तो बेटा इनिशियल स्टेज में तो कांग्रेस का सपोर्ट किया किसने, ब्रिटिशर्स ने भी किया, ठीक है। इनफैक्ट अ फ्यू गवर्नमेंट ऑफिशियल लाइक सर विलियम वेडरब्यून, सर हेनरी कॉटन आल्सो अटेंडेड द फर्स्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस, मतलब एक टाइप से फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस जो हुआ था बॉम्बे में, उसे कुछ ब्रिटिशर ऑफिशियल ने भी क्या करा था, अटेंड किया था, ठीक है। और लेकिन लाइक पार्टी वगैरह भी दी थी इंडियंस को, क्यों, कांग्रेस बनाने के लिए। उसके बाद इन 1887, ठीक है, 1885 में फॉर्म हुई थी, 1887 में लॉर्ड डफरिन अटैक द नेशनल कांग्रेस, 2 साल बाद ही लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के ऊपर अटैक किया। इन हिज स्पीच, कैसे स्पीच एंड रिडिकुलेट एज रिप्रेजेंटिंग ओनली अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ द पीपल, ब्रिटिश ऑफिशियल क्रिटिसाइज द नेशनल कांग्रेस एंड ब्रांडेड इट्स लीडर एज डिसलॉयल बाबूज, डिसलॉयल बोल दिया गया था, ठीक है, एंड वायलेंट विलन्स। उसके बाद बेटे प्रोमिनेंट अर्ली नेशनलिस्ट लीडर, कौन कौन से लीडर थे जिनके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। प्रोमिनेंट लीडर कौन कौन से थे बेटे, कुछ लीडर के बारे में हमको पता होना चाहिए क्योंकि उनके केस स्टडी वगैरह आ सकती है या फिर क्वेश्चन से भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले जो प्रोमिनेंट लीडर आते हैं बेटे, इनका नाम है दादा भाई नारोजी, क्या नाम है, ठीक है, दादा भाई नारोजी जनरली नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, क्या बोले जाता है इन्हें, ठीक है। वॉज लुक अप अपॉन इंडियन अनऑफिशियल एम्बेसडर, जब तक ये बेटा कहाँ रहे, इंग्लैंड में रहे, इन्हें इंडिया का अनऑफिशियल एम्बेसडर घोषित किया गया वहां पे। वॉज इलेक्टेड टू द बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, वो बेटा बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी क्या रहे, इलेक्ट रहे, एंड लेटर द टाउन काउंसिल, मतलब टाउन काउंसिल में भी इलेक्ट रहे। ही वॉज द फाउंडर ऑफ बॉम्बे एसोसिएशन, क्या था, इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले काफी सारी पार्टीज बनाई गई थी, तो बेटा ये बॉम्बे एसोसिएशन के फाउंडर भी थे। द न्यूज़पेपर राफ्ट गुफ्तार वाज एडिटेड बाय हिम, ठीक है। तो ये थे आपके दादा भाई नारोजी, क्या बोला जाता था इन्हें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है बेटे, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, और इन्हें इंडिया का अनऑफिशियल एम्बेसडर भी बोला जाता है। नेक्स्ट किसके बारे में पढ़ना है बेटा हमें, ठीक है,
अब थोड़ा सा और इनके बारे में ही पढ़ते हैं। इन 1865 ही फाउंडेड द लंदन इंडिया सोसाइटी इन कोलैबोरेशन विद डब्ल्यूसी बनर्जी। ठीक है, 1865 में इन्होंने एक वो बनाई थी, ठीक है, लंदन इंडियन सोसाइटी, किसके साथ? डब्ल्यूसी बनर्जी के साथ। द थ्योरी ऑफ ड्रेन वाज प्रेजेंटेड बाय हिम, मतलब कैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया को ड्रेन किया, द थ्योरी ऑफ ड्रेन इन्होंने ही बनाई थी। ठीक है, बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आफ्टर स्पेंडिंग ईयर कलेक्टेड स्टैटिस्टिक्स, अब जब इन्होंने बहुत सारा डाटा वगैरह कलेक्ट किया, दादा भाई प्रोपाउंड दैट द इन्वेंटेबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फॉरेन डोमिनेशन इज द ड्रेन ऑफ वेल्थ ऑफ द सब्जेक्ट नेशन टू बी द कंट्री ऑफ द रूलर। दादा भाई प्रूव दैट द एवरेज एनुअल इनकम ऑफ इंडिया वाज बारले 20, मतलब 20 बारले है एक इंडिया की किसकी एनुअल इनकम। ठीक है, नारोजी वॉज थ्राइस इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, मतलब 3 बार इन्हें कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया। ठीक है, द क्रेडिट फॉर डिमांडिंग स्वराज फॉर द कांग्रेस प्लेटफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब पहली बार जो स्वराज की डिमांड है कांग्रेस में इन्होंने ही करी थी 1906 में। ठीक है, इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द ईयर 1892 ही प्रेजेंटेड द कॉज ऑफ इंडियंस इन द हाउस। इन 1866 में क्या करा था बेटे? ही एस्टैब्लिश द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, एक एसोसिएशन बनाई थी इन्होंने 1866 में, जो कि लंदन में बनाई थी। द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन सून बिकम पॉपुलर एंड इट ब्रांच वर सेट अप इन कोलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक है, उसके बाद बेटे ये जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाई थी इसके लंदन में, इसकी ब्रांचेस कोलकाता में भी आ गई, बॉम्बे में भी आ गई और मद्रास में भी आ गई। ठीक है, ये सब क्या रहा इनका। अब नेक्स्ट आते हैं बेटा गोपाल कृष्ण गोखले। क्या? ठीक है, जो आपके गोपाल कृष्ण गोखले थे बेटा, ठीक है, आइडियल्स ऑफ जस्टिस रानडे। ठीक है, ये किसके आइडियल्स पे चलते थे? ये भी एक फ्रीडम फाइटर थे, जस्टिस रानडे। ही जॉइंड द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, क्या ज्वाइन करी थी इन्होंने? विच वॉज फाउंडेड बाय, किसने फाउंड किया था इन्हें? जस्टिस रानडे ने। ठीक है, गोखले प्रिसाइड ओवर द वाराणसी सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब ये जब वाराणसी सेशन हो रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, कब? 1905 में, तो ये इसके प्रेसिडेंट थे। ठीक है, इन द ईयर 1905 ही फाउंडेड द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। 1905 में इन्होंने क्या बनाई थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई थी। एंड वेंट टू लंदन एंड अफ्रीकन श्रीनिवास शास्त्री एंड ध्यान कुंद्रू वर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द सोसाइटी। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं बेटे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। कौन आते हैं? ठीक है, वॉज अ नेशनलिस्ट लीडर, ये एक नेशनलिस्ट लीडर थे, पॉपुलर जर्नलिस्ट थे एंड अ डेडिकेटेड एजुकेशनिस्ट, मतलब ये जर्नलिस्ट भी थे, नेशनल लीडर भी थे और एक डेडिकेटेड एजुकेशनिस्ट। ठीक है, हु एडवोकेट द यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड ऑफ द अटेनमेंट ऑफ इंडियन गोल्स, कि कैसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से इंडियंस के गोल पा सकते हैं, जो हमारे गोल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटे, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई द इंडियन सिविल सर्विसेज, ये पहले इंडियन थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन जो था वो क्लियर किया था। ठीक है, और एंड वॉज इलेक्टेड फ्रॉम द बंगाल काउंसिल 4 टाइम्स, बंगाल काउंसिल में 4 बार सेलेक्ट हुए। द आर्म्स एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एंड द लोअरिंग एज ऑफ अपेयरिंग इन द आईसीएस एग्जामिनेशन फॉर 21 to 19 ईयर वर ऑल अपोज्ड बाय हिम। अब देखो बेटे, जब इंडियंस ने ये मांग करी कि भाई इंडिया में भी होना चाहिए आईसीएस का एग्जाम, तो उनके लोगों ने क्या किया कि एक टाइप से जो इंडियन सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन की एज थी 21, उसे घटाकर 19 कर दिया। क्यों 19 कर दिया? क्योंकि इंडिया जो है बिल्कुल ही पार्ट लेना छोड़ दे। ठीक है, he also opposed the Morley Minto reform and the partition of Bengal। ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे partition of Bengal वगैरह। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी protested against the Arms Act and the Vernacular Press Act। ठीक है, ये हमारे कुछ लीडर्स के नाम थे जो कि अर्ली नेशनलिस्ट थे। अब बात करते हैं हम लोग कौन से? असर्टिव नेशनलिस्ट की। किसकी? ठीक है, अब एक फेज तो ये आया, ठीक है, इन्होंने सब कुछ किया, इन्होंने पिटीशन वगैरह किया, प्रे वगैरह किया, लेकिन फिर भी उसके बाद भी ये अपने जो वो थे गोल्स वगैरह जो इन्हें चाहिए तो उस चीज में कामयाब नहीं हो सके। लेकिन उसके अलावा जो दूसरा फेज था कांग्रेस का, क्योंकि कुछ लोग इनसे क्या हो गए, फिर डिससेटिस्फाइड हो गए थे। क्यों डिससेटिस्फाइड हो गए थे? क्योंकि सरकार जो थी इन्हें एक टाइप से डिनाई कर देती थी और ये चुपचाप आ जाते थे। तो अब आया दूसरा फेज जिसे बोला गया असर्टिव नेशनलिस्ट। क्या बोला गया? और इन्हें क्या बोला जाता है? एक्सट्रीमिस्ट भी बोला जाता है, रेडिकल्स भी बोला जाता है। पेपर में कोई सा भी नाम इनके लिए दे देंगे, इन्हें आपके बारे में बताना पड़ेगा। तो बेटे इन्हें असर्टिव नेशनलिस्ट भी बोला जाता है, एक्सट्रीमिस्ट भी बोला जाता है और रेडिकल्स भी बोला जाता है। ये तीनों चीजें आपको
पता होनी चाहिए, ठीक है। इन द ईयर, अब देखो 1885 से लेकर 1905 तक जो अर्ली नेशनलिस्ट थे उनका जो मन किया जैसे वो चले, लोग उनके साथ साथ चले। लेकिन अब क्या हुआ, जो कुछ लोग उन्हीं में से ऐसे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में जिन्हें ये चीज पसंद नहीं आई, क्योंकि वो लोग बार बार पिटीशन प्रे वगैरह करते थे लेकिन उस चीज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था। उठ जा, इसी कारण देश गुलाम बना था बेटा, क्योंकि इंडिया सो रहा था, ठीक है। अब देखो इन द ईयर फ्रॉम 1905 से लेकर 1918, अब देखो 1885 से लेकर 1905 तक पहला फेज चला, 1905 से लेकर 1918 तक कौन चलेंगे, असर्टिव नेशनलिस्ट चलेंगे। इसके बाद आ जाएगा आपका गांधीयन एरा, ठीक है, जब गांधी जी आ जाते हैं, गांधी जी के मूवमेंट स्टार्ट होंगे। देयर इमर्ज्ड अ न्यू एंड यंगर ग्रुप ऑफ लीडर। अब वो सब क्या थे, एडल्ट सिटीजन थे, ठीक है, सिटीजन थे, तो ये क्या था, एक टाइप से यंगर ग्रुप था, इनका खून भी फिर क्या होगा, गर्म होगा, ठीक है। विद इन द कांग्रेस हु डिड नॉट एग्री विद द मेथड एंड आइडियोलॉजी ऑफ द मॉडरेट, जो उनसे सहमत नहीं थे कि यार ये लोग जाते हैं बार बार पिटीशन प्रे वगैरह करके आ जाते हैं, फिर इन्हें दूसरी तारीख दे दी जाती है, सरकार इन्हें क्या कर देती है, डिनाई कर देती है। तो इसीलिए बेटा अब ये जो लोग थे, दिस ग्रुप ऑफ लीडर केम टू बी नोन एज असर्टिव नेशनलिस्ट। क्या बोला गया इन्हें, द थ्री प्रोमिनेंट लीडर। अब इनके तीन प्रोमिनेंट लीडर कौन कौन थे, ठीक है, जैसे उसके अलग बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, जिन्हें हम बोलते हैं लाल बाल पाल, ये इनके प्रोमिनेंट लीडर थे, ठीक है। जैसे पहले फेज के कुछ सुरेंद्रनाथ बनर्जी वगैरह जो थे, WC बनर्जी, जो उनके प्रोमिनेंट लीडर थे, ये इस फेज के प्रोमिनेंट लीडर थे। क्लियर हुआ इतना। ये क्वेश्चन आ सकता है, अर्ली नेशनलिस्ट के प्रोमिनेंट लीडर कौन कौन थे, लाल बाल पाल से याद रखोगे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। They belong the famous trio Lal Bal Pal. The difference in the ideologies and in the method to voice their anger. मतलब अपना गुस्सा निकालने का दोनों का अलग अलग ही मेथड था, ठीक है। कुछ पिटीशन वगैरह करके चलते थे, कुछ प्रे वगैरह करके चलते थे, ठीक है। तो बेटा ये जो ट्रायो थे ये कैसे थे, अलग इनकी आइडियोलॉजी थी, अलग अलग इनके अपने गुस्से निकालने के मेथड थे, ठीक है। ऑल्सो लेड टू ह्यूज आर्ग्यूमेंट बिटवीन द अर्ली नेशनलिस्ट एंड द असर्टिव नेशनलिस्ट। अब बेटा क्या था कि बात बात पर इन दोनों में क्या एक टाइप से बहस वगैरह भी होती रहती थी कि नहीं हम लोग ऐसे चलेंगे, हम लोग ऐसे चलेंगे। तो एक फेज पहले इनका आया अर्ली नेशनलिस्ट वालों का, अब जो फेज हम लोग पढ़ रहे हैं वो किसका पढ़ रहे हैं, असर्टिव नेशनलिस्ट वालों का। व्हाइल द मॉडरेट वांटेड टू गेन स्वराज थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मींस, अब जैसे इन्हें क्या चाहिए था, स्वराज तो चाहिए था मॉडरेट वालों को भी, लेकिन कैसे, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से चाहिए था। द एक्सट्रीमिस्ट वांटेड टू डू थ्रू पुटिंग प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट, सरकार के ऊपर प्रेशर बनाकर, ठीक है। दिस एपिसोड एट द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द रीजन फॉर द सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट क्या था बेटा, आप लोगों में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज सूरत स्प्लिट 1907। इसमें क्या हुआ था, जो आपके कांग्रेस के लीडर थे एक्सट्रीमिस्ट और असर्टिव दोनों ही अलग अलग हो गए थे, ठीक है। ये भी पूछ सकता है व्हाट इज सूरत स्प्लिट, और ये भी पूछ सकता है कि जहां पर मतलब एक टाइप से एक्सर्टिव और नेशनलिस्ट लीडर जो थे अलग अलग हुए थे, एक्सर्टिव और कौन से अर्ली और आपके एक्सट्रीमिस्ट अलग हुए थे, उसे बोले जाता है सूरत स्प्लिट 1907। 1907 में ये लोग अलग अलग हुए थे। क्लियर हो गया। यहाँ से कितने क्वेश्चन हमने पढ़ लिए अभी तक, 5-7 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और MCQ की फॉर्म में आते हैं, जैसे ये सूरत स्प्लिट वाला भी आता है और ये वन वर्ड, ठीक है। अब मेन कॉजेस क्या क्या थे बेटे, राइज ऑफ असर्टिव नेशनलिज्म के, ठीक है। ये लोगों को क्यों निकल कर आना पड़ा, सबसे पहला बेटे रेस्ट्रिक्शन ऑन इंडियन फॉर देयर ओन नेचर राइट, मतलब जो इंडियन के राइट्स थे, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच वगैरह, इन सब के लिए ही ब्रिटिशर्स ने एक टाइप से क्या कर दिया था, बैन कर दिया था। ना ही आप अपनी मर्जी से कुछ एक्सप्रेस कर सकते हो, ना ही आप अपनी मर्जी से कुछ छाप सकते हो, ठीक है, ना ही आप अपनी मर्जी से कहीं पे ट्रेड कर सकते हो। दूसरा, ब्रिटिशर वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया। अब देखो जितना भी ये लोग टैक्स वगैरह लेते थे, इतने हाई हाई टैक्स वगैरह लेते थे, ये लोग क्या करते थे, इंडिया पे लगाते थे, नहीं लगाते थे। ये लोग सारा पैसा लेकर कहाँ भेज देते थे, इंग्लैंड भेज देते थे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता था, लोग भूख से मर रहे होते थे, वो लोग टैक्स ले लेके कहाँ भेज देते थे, इंग्लैंड भेज देते थे। जितने भी हाई पोजीशन की सैलरीज वगैरह होती थी, ठीक है, ब्रिटिशर्स की हो और इंडियंस को तो देते ही नहीं थे हिस्सा हाई, उसमें हाई पोजीशन में, तो जितनी भी सैलरीज वगैरह निकलती थी बेटा वो कहाँ से निकलती थी, इंडिया से ही निकलती थी, ठीक है। तो इसीलिए ये दूसरा कारण रहा, टू मेक इंडियन अवेयर अबाउट देयर सेल्फ रिस्पेक्ट,
ठीक है, ताकि इंडिया को ही पता चले कि भाई हर इंडिविजुअल की एक सेल्फ रिस्पेक्ट है एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि आप अपने मन से किसी को भी डिनाई कर सकते हो, ये नहीं कि कोई आपके ऊपर दबाव डाले, एंड राइट टू प्रॉपर्टी एक्सेट्रा, अनफेवरेबल पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये कुछ इनके मेन कॉजेस थे, ठीक है, जो जिनके कारण ये वाला फेज आया था। नेक्स्ट चलते हैं बेटा जरा, ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे इनके। तो बेटा नेशनल फ्रीडम वाज द सोल प्रोग्राम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द असर्टिव नेशनलिस्ट। अब इनका क्या था बेटा, नेशनल फ्रीडम, एक टाइप से आजादी जो था इनका मेन मोटिव था, ठीक है। द इमीडिएट अटेनमेंट ऑफ स्वराज वाज द मेन ऑब्जेक्टिव, कि हमें क्या चाहिए, स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें किसी बाहर वाले का कोई हमें नहीं मानना, नियम कानून वगैरह। और अब बात करते हैं इनके सबसे इंपॉर्टेंट मेथड्स की, किस चीज की, वो बंद कर दे ये पढ़, ठीक है। सबसे पहला पैसिव रेसिस्टेंस नॉन कॉपरेशन, मतलब एक टाइप से ब्रिटिशर्स वगैरह के साथ कॉपरेट करना ही नहीं है विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट बाय बॉयकॉटिंग गवर्नमेंट। कैसे करना है वो चीज, जितनी भी ब्रिटिशर चीजें हैं उन्हें बॉयकॉट करो, ठीक है, कोर्ट, स्कूल, कॉलेजेस वगैरह सबको बॉयकॉट करो, ठीक है। प्रमोशन ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट फॉरेन गुड, मतलब जो भी अपने देश का है उसे अपनाओ, और जितना भी फॉरेन गुड्स आ रहा है, बाहर से आ रहा है, सारी चीजों क्या करो, बॉयकॉट करो। वर द मेथड ऑफ द असर्टिव नेशनलिस्ट, ठीक है। सबसे पहले, अब उसके बाद बेटे इनको अचीव क्या क्या हुआ, ठीक है। द ट्रू कैरेक्टर ऑफ द ब्रिटिश रूल वाज एक्सपोज बाय द असर्टिव, मतलब ब्रिटिशर्स, अब पहले के टाइम पे क्या था बेटे, जो फर्स्ट फेज था उसमें कुछ लोगों के लिए ब्रिटिशर्स बहुत अच्छे थे, उन्हें लगता था कि वो लोग हमारे साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत सही कर रहे हैं, लेकिन जो ट्रू कैरेक्टर था ब्रिटिशर्स का, किसका, इंडियंस के खिलाफ, वो किसने एक्सपोज किया, असर्टिव नेशनलिस्ट ने। दे प्रोमोटेड सेल्फ रिलायंस बाय स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, मैनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वर एस्टैब्लिश आल्सो बाय देम, मतलब बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की भाई फॉरेन गुड्स, फॉरेन स्कूल वगैरह छोड़ो, आप लोग इंडिया के स्कूल्स में आओ, ठीक है। दे ब्रॉट द मिडिल क्लास इनटू द नेशनल मूवमेंट। अब देखो पहले के टाइम पे दोनों में एक फर्क है, क्या फर्क है बेटा, कि जो आपके पहले वाले जो लीडर्स थे, ठीक है, वो सब कौन थे, हाईली प्रोफेशनल लीडर्स थे, सारे लॉयर हो गए, ठीक है, बिजनेसमैन हो गए, लेकिन ये सब इतने हाईली प्रोफेशनल्स नहीं थे। तो इन्होंने सबसे ज्यादा क्या काम करा, मिडिल क्लास लोगों को ये लोग नेशनल मूवमेंट तक लेकर आए, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, अब इसके प्रोमिनेंट लीडर कौन कौन से हैं, ठीक है, जैसे पहले हमने पढ़े थे, आप इसकी बात करते हैं तो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट लीडर है इनके लाल बाल पाल, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की, किसकी, इन्हें क्या बोला जाता था बेटे, फादर बोला जाता था असर्टिव नेशनलिज्म के, ठीक है। लोकमान्य तिलक वाज द अनकम्प्रोमाइजिंग लीडर, मतलब इन्हें कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं था, किसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ, ठीक है। ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द अग्रकार, रानाडे एंड दादा भाई नारोजी। द टू न्यूज़पेपर, द केसरी इन मराठी एंड द मराठा इन इंग्लिश, वर लॉन्च बाय हिम, ठीक है। इन्होंने क्या था, नेशनल मूवमेंट बढ़ाने के लिए अपने अखबार बनाए ताकि वो उसके अंदर छाप सके कि व्हाट इज द ट्रू कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है। उसके बाद बच्चे, ही ऑर्गेनाइज द गणपति फेस्टिवल। अब देखो इन्होंने गणपति फेस्टिवल वगैरह रिवाइव किया, क्यों, क्योंकि एक फेस्टिवल जब होता है तो वहां पे ज्यादातर लोग क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं। अब जब ज्यादातर लोग ये इकट्ठा हुए तो उससे क्या हुआ, ज्यादातर लोग जब इकट्ठा हुए, ठीक है, इकट्ठा होने से क्या हुआ, एक टाइप से इन्होंने नेशनलिज्म फैलाया, क्या फैलाया, ठीक है, गणपति फेस्टिवल टू प्रोपोगेट नेशनलिस्ट आइडियाज, ठीक है भाई, जाहिर सी बात है, अब लोगों में काम तो रहते ही था, लेकिन एक फेस्टिवल ही ऐसी चीज होती है जहां सारे लोग एक साथ मिल सकते हैं। तो जब इन्होंने गणपति फेस्टिवल वगैरह बनाए और लोगों को क्या करा, प्रोपोगेट किया नेशनलिस्ट आइडिया से। एंड द शिवाजी फेस्टिवल टू एनकरेज यंग महाराष्ट्रियंस, ही वाज डिपोर्टेड टू मैंडले जेल। अब उसके बाद क्या हुआ बेटा, इन्हें बर्मा जेल में डाल दिया गया फॉर राइटिंग सेडिशियस आर्टिकल, क्योंकि इनके दो अखबार तो चल ही रहे थे, इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ उल्टे सीधे आर्टिकल लिखे, जिसके कारण इन्हें कहां डाल दिया, मैंडले जेल, जो कि कहां है आपकी, बर्मा में। He started the Home Rule League in 1916. He wrote the गीता रहस्य, तिलक asserted स्वराज is my birthright and I shall have it, ठीक है। ये नारा किसने दिया था बेटा, स्वराज is my birthright and I shall have it, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था,
ठीक है। नो रेंट कैंपेन वर आल्सो ऑर्गेनाइज्ड बाय हिम कि भाई रेंट वगैरह नहीं देना, नो रेंट कैंपेन। ड्यू टू हिज एफर्ट कांग्रेस पास द रेजोल्यूशन ऑफ स्वदेशी बॉयकॉट स्वराज एंड नेशनल एजुकेशन। इन्हीं के कारण बेटे कुछ रेजोल्यूशन जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है पास कर सकी, जैसे स्वदेशी बॉयकॉट वगैरह किस चीज को करना है, स्वराज वगैरह के लिए और नेशनल एजुकेशन के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। नेक्स्ट आते हैं बेटे बिपिन चंद्र पाल। कौन आते हैं? ठीक है, ही डिस्कार्डेड ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म। पहले के टाइम पे बेटा देखो इंडिया में एक बात जो थी, यूनिटी बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, जो हायर क्लास थे वो लोअर क्लास को बिल्कुल ही नहीं देखना चाहते थे एक टाइप से। तो बेटे ये जो बिपिन चंद्र पाल थे इन्होंने क्या करा, डिस्कार्डेड किया ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म। मतलब जो हाई लेवल के हिंदुइज्म होते हैं ना, जो मतलब एक टाइप से लोअर का, ऊंची जात नीची जात में बात है, जैसे उस टाइम पे ऑर्थोडॉक्स कौन थे, ब्राह्मण्स वगैरह। ठीक है, एंड एंटर्ड ब्रह्मो समाज and visited England and America. He founded English Weekly and न्यू इंडिया। मतलब इनकी दो थी, एक इंग्लिश वीकली थी और एक न्यू इंडिया। ही लेड द स्वदेशी मूवमेंट, ही कैरिड द गॉस्पल्स ऑफ बॉयकॉट। मतलब जितनी भी गीता उसमें गॉस्पल्स वगैरह लिखी हुई थी, किसमें बाइबल में। ठीक है, जितने भी स्वदेशी वगैरह, नेशनल एजुकेशन, स्वराज एंड द पैसिव रेजिस्टेंट। ही स्टार्ट जनरल नेम वंदे मातरम। पाल वॉज नोन एज द फादर ऑफ रिवॉल्यूशनरी थॉट। मतलब एक टाइप से जितने भी रिवॉल्यूशन जो थॉट, मतलब एक टाइप से चेंजेस वगैरह ला सकते हैं ना, तो इन्हें उस चीज का फादर बोले जाता था। क्या बोले जाता था? पाल वॉज नोन एज द फादर ऑफ रिवॉल्यूशनरी थॉट। इन इंडिया ही गेव अ स्ट्रॉन्ग स्पीच सो टू रिपेल द आर्म्स एक्ट। मतलब एक टाइप से स्ट्रॉन्ग स्पीच वगैरह दी, ठीक है, भाषण वगैरह दिए। ही ऑल्सो अपोज द कास्ट सिस्टम एंड अदर रिजिडियस कनेक्टिंग टू द सेम। ही एडवोकेटेड विडो रीमैरिज। मतलब एक टाइप से पहले के टाइम पे विडो जो थी दोबारा मैरिज नहीं कर सकती थी, तो उस चीज के खिलाफ भी। अकॉर्डिंग टू हिम एजुकेटिंग वुमेन वाज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ एलिवेटिंग देयर पोजीशन। मतलब एक टाइप से अगर वुमेन की पोजीशन उठानी है, ठीक है, तो उन्हें क्या देनी पड़ेगी? एजुकेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बेटे लाला लाजपत राय। कौन आते हैं? ठीक है, लाल बाल पाल। तो लाला लाजपत राय जो थे बेटे, इन्फ्लुएंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ आर्य समाज, लाला लाजपत राय फाउंड द नेशनल स्कूल ऑफ लाहौर। क्या फाउंड किया इन्होंने? नेशनल स्कूल ऑफ लाहौर। लाहौर फाउंड नहीं किया बेटा, नेशनल स्कूल ऑफ लाहौर। लाला लाजपत राय ज्वाइंट कांग्रेस इन 1888। ठीक है, 1888 में इन्होंने ज्वाइन की थी। ठीक है, और कब तक रहे? जब तक उनकी लाइफ रही, उसके मेंबर रहे। ही प्रेसाइडेड ओवर द AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये इस चीज के कौन थे? प्रेसिडेंट भी बने थे 1920 में। ठीक है, एंड इट्स इन इट्स ओपनिंग सेशन ही ऑल्सो स्टार्टेड अ न्यूज़पेपर नेम द यंग इंडिया। इन्होंने एक अपना, मतलब अलग अलग जो नेशनलिस्ट थे बेटे, उन्होंने अपने व्यूज जो है कि किसके द्वारा? न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर उस टाइम पे हर कोई पढ़ता था। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं कि हर जगह भाषण देने का टाइम, ना ही सुनने का टाइम हर किसी पे था। तो वो लोग कैसे एक्सप्रेस करते थे? यंग इंडिया वगैरह जैसे लिख दी, द केसरी लिख दिया था, मराठा लिख दिया था, तो वो सब अपने न्यूज़पेपर लिखकर करते थे। ही बॉयकॉट द साइमन कमीशन एंड डेमोन्स्ट्रेटेड अगेंस्ट इट एट लाहौर। ठीक है, उन्होंने जो साइमन कमीशन इंडिया आ रही थी उससे बॉयकॉट किया था, उसके खिलाफ लाहौर वगैरह में क्या दिया था? भाषण वगैरह, जिससे बोला जाता है। ड्यूरिंग विच, अब जब ये क्या कर रहे थे? लाहौर में सेशन वगैरह कर रहे थे। ड्यूरिंग विच ही वाज ब्रूटली असॉल्टेड बाय द पुलिस। तो पुलिस वालों ने उन्हें वहां पर बहुत मारा। कहां पर? लाहौर में। ठीक है, टू विच ही सब्सिक्वेंटली सकम्बर्ड। लाला लाजपत राय वाज आल्सो रिफर्ड टू एज पंजाब केसरी और शेरे पंजाब। मतलब इतनी बुरी तरीके से मारा था कि इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, लाहौर में जब ये स्पीच दे रहे थे। अब इसका रिएक्शन क्या हुआ? क्योंकि एक प्रोमिनेंट लीडर थे और इन्हें पुलिस ने इतना बुरा मारा था कि इनकी जब डेथ हो गई थी, ठीक है, हिज कंट्रीब्यूशन एज एन एजुकेशनिस्ट एंड अ राइटर आर इमेंस। लाला लाजपत राय पंजाबी फ्रॉम लाहौर। ठीक है, स्टार्टेड पंजाबी फ्रॉम लाहौर। ही ऑल्सो पब्लिश उर्दू डेली वंदे मातरम एंड इंग्लिश वीकली नेम्ड पीपल। अलॉन्ग विद द यंग इंडियन ही ऑल्सो पब्लिश द कॉल टू यंग इंडियन, इंग्लैंड डेप टू इंडिया। ठीक है, मतलब अलग अलग टाइप से इन्होंने क्या करा? अखबार वगैरह निकाले, जिसे क्या बोलते हैं? मैगजीन जिसे बोलते हैं, वो निकाली। ही ऑल्सो क्रेडिटेड विद राइटिंग अ बुक नेशनल एजुकेशन दैट कॉल्ड फॉर रिफॉर्म ऑफ द प्रिवेलेंट एजुकेशन सिस्टम। इन्होंने बुक्स वगैरह भी लिखी थी। उसके बाद बेटे नेक्स्ट आता है
डिफरेंस क्या क्या थे, ये लास्ट टॉपिक है इसका, ठीक है। डिफरेंस क्या क्या थे बेटे, टाइम पीरियड जो था देखो अर्ली नेशनलिस्ट का था 1885 से लेकर 1905 तक, और असर्टिव का 1905 से लेकर 1990। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट कि भाई इसका टाइम पीरियड क्या क्या था। लीडर कौन कौन थे इनके बेटा, दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता। असर्टिव में बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ठीक है। मेथड क्या कहते हैं, अर्ली नेशनलिस्ट जो थे बेटा वो पीसफुल मेथड से चलते थे, स्लो मेथड लाइक पिटिशन, स्पीच, प्रेयर, मीटिंग, राइटिंग इन न्यूज़पेपर, ये इनके मेथड थे। असर्टिव नेशनलिस्ट बिलीव इन स्ट्रॉन्ग एंड क्विक एक्शन, मतलब एकदम एक्शन वगैरह, बॉयकॉट वगैरह, स्ट्राइक वगैरह, प्रोटेस्ट वगैरह, और स्वदेशी बर्निंग ऑफ फॉरेन गुड्स वगैरह, इन सब में ये लोग बिलीव रखते थे, ठीक है। उसके बाद बिलीफ क्या क्या थे ही अब जो बेटा अर्ली नेशनलिस्ट थे, ठीक है, फेथ इन द ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस, मतलब एक टाइप से वो ब्रिटिशर्स में बहुत ज्यादा भरोसा करते थे कि उनका जो जस्टिस रहेगा वो बहुत ही ज्यादा कैसा रहेगा, हमारे लिए अच्छा है। और जो ठीक है, दे थॉट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड लिसन इंडिया पॉलिटिकली रिक्वेस्टेड रिफॉर्म, अगर हम रिक्वेस्ट करेंगे तो ब्रिटिशर जरूर सुनेंगे। असर्टिव जो थे बेटा नो फेथ इन ब्रिटिश रूल, ठीक है, ये ब्रिटिशर्स के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं करते थे। दे बिलीव इंडिपेंडेंस कुड ओनली बी अचीव थ्रू स्ट्रगल, जब तक हम उनके ऊपर प्रेशर नहीं डालेंगे, स्ट्रगल नहीं करेंगे, तब तक हमें नहीं मिलेगा। दोनों को गोल्स क्या कहते हैं बेटे, अर्ली नेशनलिस्ट को ग्रेजुअल रिफॉर्म एंड मोर राइट फॉर इंडियंस, ताकि इंडियंस को और ज्यादा राइट्स वगैरह दिए जाए। असर्टिव के क्या थे, वांटेड कंप्लीट सेल्फ रूल, कि भाई हमें किसी और का कोई रूल चाहिए ही नहीं, हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए बस। अर्ली नेशनलिस्ट वर मॉडरेट, दे बिलीव इन टॉकिंग एंड रिक्वेस्टिंग, अर्ली नेशनलिस्ट जो थे टॉक वगैरह रिक्वेस्ट वगैरह करते थे, और असर्टिव क्या करते थे बेटा, फाइटिंग एंड प्रेशराइजिंग, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्या आता है, आज के लिए बस इतना ही, बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आज वाला थर्ड चैप्टर भी सेकंड चैप्टर हमारा पूरा हो गया है। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, पार्टीशन ऑफ बंगाल वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है।